अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो सबसे पहले इस क्लास में हमें काफ़ी नई नई शब्दें नज़र आ रही। तो हमारे पुराने स्कूल कितने हैं? सैटरडे वाले, सैटरडे 2 to 5 दोनों आदत दुनिया पढ़े हैं। और नए जो स्टूडेंट आए जो हमसे पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं वो कितने हैं? और कोई डायरेक्ट दूसरी क्लास के स्टूडेंट क्वार्टर टू में जिन्होंने पढ़ा? दूसरी में है? अच्छा, तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि क्वार्टर टू का सर एग्जाम पास करके आप हमारा है। क्वार्टर टू में जो आप लोगों के साथ हुआ है वो हम सबको पता है, चाहे वो हैकाथॉन की सूरत में हो, चाहे वो आपके एग्जाम की सूरत में हो, तो अच्छा ही हो। और आप लोगों ने देखा होगा कि तकरीबन हमें इस कोर्स को पढ़ते पढ़ते 1 साल हो गया। कितने स्टूडेंट्स आए थे और अब कितने रह गए? काफ़ी सारे ऐसे हैं जिनको यहाँ की मैनेजमेंट ने खुद एलिमिनेट किए। किस वजह से? क्योंकि वो ना टास्क कर रहे थे ना मेहनत कर रहे थे। और दूसरी चीज़ ये कि वो सिर्फ आ रहे थे, लंच टाइम बड़ी हुई थी लेकिन कुछ कर नहीं रहे। लेकिन क्वार्टर 3 में सिर्फ अभी के लिए वो आया। अब हमारे पास सिर्फ वो स्टूडेंट फिल्टर होकर आए जिन्होंने वाकई 1 साल का लगाया, मेहनत के साथ मेहनत किए। और तो अब क्वार्टर 3 का हमारा पैटर्न कुछ इस तरह है कि आप सबको पता है हमें क्वार्टर 3 में क्या पढ़ना है। अब क्वार्टर 3 में कुछ इस तरह होगा कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक लैंग्वेज। कौन सी? पाइथन। लेकिन उस तरह नहीं पढ़ेंगे जैसे हम क्वार्टर में पढ़ेंगे टाइपस्क्रिप्ट। इसमें जैसा आपको बताया कि आप जो इस प्रोग्राम को, जो कोर्स आउटलाइन को हमारी रीड कर रहे हैं वो कर रहे हैं सर दिया। और अगर मैं आपको पहली क्लास में ना डाला तो सर अमीन फिर भी बहुत ख्याल करते हैं, लेकिन सर दिया आपको असाइनमेंट भी देंगे, जो नहीं पढ़ा है उसका असाइनमेंट मिलेगा। इस क्वार्टर में आपको खुद से मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। जैसे क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 में हुआ था ना कि हर चीज़ हम पढ़ा रहे थे, आपको पता था कि भाई जो क्लास में पढ़ा हमें वही चीज़ कवर करनी है। क्वार्टर 3 में ऐसा नहीं है। क्वार्टर 3 में कुछ चीज़ें हम पढ़ाएंगे, आपको इस क्वार्टर में सेल्फ लर्निंग बहुत करनी। सेल्फ लर्निंग नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। और इस बार जो भी रिजल्ट आएगा हर किसी क्लास का रिजल्ट देखेंगे खुद सर जाएगा, तो इस बार एलिमिनेशन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा। तो क्लास हम बाकायदा स्टार्ट करते हैं। जो नहीं जानते, जो पहली दफ़ा पढ़ रहे थे तो बता देते हैं भाई मेरा नाम ये आफ्ताब, मैं यहाँ पर पिछले जब से कोर्स स्टार्ट हुआ तब से इस कोर्स पर पढ़ा। स्टार्टिंग में एरर दिया था, लेकिन अब ऐसा है कि पिछले क्वार्टर 2 में और क्वार्टर 3 में मुझे चांस मिला क्लास लीड करने का। और इस क्लास को हम 2 टीचर लीड कर रहे हैं, सर फिलहाल जो मेरे साथ जो भी अपना इंट्रोडक्शन खुद कराएंगे, और मैं। उसके अलावा हमारे पास दूसरी फैकल्टी भी हमारे STA के, अगर वो हमारे पास आ जाए तो वो भी अपना इंट्रोडक्शन करा दें। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद तैमूर और राइट नाउ मैं अभी गवर्नमेंट ऑफ टीचिंग कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं फ्रीलांसर में सर्विसेज दे रहा हूँ और कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह में भी लीड जनरेशन में जॉब कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं इस जर्नी में काफ़ी पहले से प्लान के साथ
क्लास ले रहा हूँ, यानी जो सभी नई क्लास में जाते होंगे वो मुझे जानते होंगे मेरे से उस क्लास में। उसके अलावा फैमिली क्लास में भी होता हूँ और आपको इसके अलावा कोई हेल्प चाहिए क्लास के अंदर मेल करके तो मेरा आज वहाँ पर वालेकुम अस्सलाम। चाहे आप लोग कुछ लोग मुझे जानते होंगे तो पहले बड़े फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, खुश आमदीद। यार मेरा नाम बिलाल है और मैं यहाँ पे क्वार्टर वन से एज ए टीचर पढ़ा रहा हूँ। क्वार्टर वन की जगह भी कंप्लीट की, कुछ लोग उस वक्त से मेरे साथ हैं, फिर क्वार्टर टू अली भाई और तनु दोनों मेरे साथ क्वार्टर वन से। तो आप सारे माशाल्लाह क्वार्टर वन में भी रहे, फिर क्वार्टर टू भी आपने किया और क्वार्टर थ्री में भी आ रहे हैं। छोटी सी चीज़ अगर बताऊँ हम उसको स्टार्ट करते हैं कि मैं खुद से जाके PIIC के कोर्स का स्टूडेंट हूँ, अली भाई भी वहीं से हैं। तो ये एक बहुत नॉर्मल बात है कि कोर्स जब स्टार्ट हो जाए ना तो अच्छा खासा बच्चा होता है, पूरी पूरी क्लासेस भरी हुई होती है और बहुत बच्चे होते हैं। लेकिन जब कोर्स एंडिंग की तरफ जाता है ना या कोर्स का कोई मिड के क्वार्टर्स चल रहे होते हैं तो क्लासेस खाली होने शुरू हो जाती हैं। उसमें रीज़न ये होता है कि लोग आते हैं लेकिन डेडिकेशन से एफर्ट्स नहीं करते जो वो करने चाहिए, तो वो आस्ता आस्ता पीछे रहते क्लासेस छोड़ देते हैं। तो आप लोगों की बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने क्वार्टर वन से स्टार्ट किया, उसके बाद माशाल्लाह टू में भी रहे और अभी तक साथ हैं, इंशाल्लाह इससे आगे भी जाएंगे। एक जो चीज़ मैं हमेशा अपने क्वार्टर के स्टार्ट में बताता हूँ पहली या दूसरी क्लास में, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा यहाँ पे आप सबका आना गैदर होना सबसे बड़ा मोटिव इसका ये होता है कि हम लोगों ने एंड गोल ये है कि हमने कुछ ऐसी चीज़ सीखनी है जिससे हमारे लिए जो आउटपुट आए एज एन इनकम वो अच्छी हो। तो ये जो क्वार्टर है ना, इस क्वार्टर का जो सिलेबस होगा मे भी आप लोगों को जो रिप्रेजेंटेटिव दी हुई है हमने, आपको उस रिप्रेजेंटेटिव को बहुत थॉरली खुद से भी पढ़ना होगा, इंग्लिश में से चीज़ें कराएंगे और क्योंकि इसको पूरा सर्जिया को देख रहे हैं तो पाइथन के उसमें चीज़ों में चेंजेस भी आ सकते हैं। हमारी रेपो सेट हो सकती है, हमने कोई चीज़ पढ़नी होगी, अचानक ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये चीज़ अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ नया पढ़ रहे हैं इसकी जगह। उसका रीज़न ये है कि सर थ्रू आउट द टाइम मार्केट लेवल पे चीज़ों का एनालिसिस करके जो चीज़ हमारे लिए बेहतर है, हमें फ़ायदा दे सकती है, सर फिर वो कोर्स में ऐड करते रहते हैं। तो बस जैसे आप लोग क्वार्टर वन में मेहनत करते रहे हैं उसी तरीके से करते रहो और अपने तौर पे रिप्रेजेंटेटिव को ज़रूर पढ़ना है, रिप्रेजेंटेटिव से चीज़ें ज़रूर करनी है और बस इसी तरीके से चलते रहेंगे। बाकी ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो माजरत कि हमारी क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट हो गई, 2 बजे का टाइम है, लेकिन स्टूडेंट्स काफ़ी सारे अभी तक आ रहे हैं, तो इस वजह से हमारी क्लास थोड़ी डिले हो गई। तो इस क्वार्टर का अगर मैं आप लोगों से एजेंडा पूछूं कि इस क्वार्टर में हमारा गोल क्या है, क्या पढ़ना है इस क्वार्टर में? पाइथन AI। अब AI पढ़ने के लिए आप सबको पता है कि अगर हमें AI में काम करना है तो हमारी बेस क्या होना चाहिए? बेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए? पाइथन। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि पाइथन ही क्यों, हमने तो टाइपस्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट में पढ़ी थी, हम यही वाला काम उसमें क्यों नहीं कर रहे? हमें क्या जरूरत पड़ी कि हम पाइथन को अडॉप्ट कर रहे हैं बनस्बत जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट? बेसिक यानी कि कोई और पढ़े ना पढ़े, इसको सिर्फ पढ़ ले तो काफी स्टार्ट में फर्स्ट भी पढ़ते हैं सबसे पहले। और कोई जी ठीक है।
लिए, तो हमारे पास हम सबके जहन में एक चीज़ आती है कि इसके लिए बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? जावास्क्रिप्ट। वेब डेवलपमेंट की बात होगी जावास्क्रिप्ट। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट से क्या है, मैं फ्रंट एंड भी लिख सकता हूँ, मैं बैक एंड भी लिख सकता हूँ, मैं मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकता हूँ। और अक्सर आप लोग अगर देखें तो वेबसाइट बनाने के लिए हमारे पास कौन सी लैंग्वेज आती है? जावास्क्रिप्ट। हमने क्वार्टर 1 में टाइपस्क्रिप्ट पढ़ी, क्वार्टर 2 में कौन सा फ्रेमवर्क पढ़ा हमने? Next.js। Next.js इसका फ्रेमवर्क था, React का। सही है। और उसके लिए बेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज हो रही थी? जावास्क्रिप्ट। हमें क्या जरूरत पड़ी कि हम वहां से यहाँ पर स्विच करें। इसी तरह जब भी एआई की बात होगी, जितनी भी नई नई चीजें एआई में आती, तो हमारे पास जो पाइथन की एक कम्युनिटी है वो स्पेशली इसी पे काम है। तो जो भी नई चीजें एआई में आती हैं, चाहे वो कोई हमारी मशीन लर्निंग की चीजें हो, डीप लर्निंग की हो, या हमारा जो एजेंटिक एआई चल रहा है, पहले नई लाइब्रेरीज इंट्रोड्यूस जो होती है वो किसमें होती है? पाइथन। और पाइथन बहुत आसान लैंग्वेज है। अगर आपको टाइपस्क्रिप्ट अच्छे से आती है, जावास्क्रिप्ट अच्छे से आती है, पाइथन पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत ईजी है। तो सबसे पहले आपको आप ये बताएं कि पाइथन हमारे 2 हफ्ते मिले थे, हमारा 2 हफ्ते का पाइथन की तैयारी किस किसने की? पाइथन का बेसिक सिंटैक्स किसको आता है? और किसको पता ही नहीं कि भाई पाइथन में कोड कैसे लिखते हैं? कोई ऐसा? तो पाइथन सीखना हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने एक लैंग्वेज पढ़ी है, कौन सी? टाइपस्क्रिप्ट। हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए। अगर हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। बस जो फर्क आता है, जो मेन फर्क आता है वो आता है लैंग्वेज के सिंटैक्स में। जावास्क्रिप्ट में हमने वेरिएबल बनाना सीखे थे, क्या पाइथन में वेरिएबल्स नहीं होंगे? क्या जावास्क्रिप्ट में या टाइपस्क्रिप्ट में फंक्शन थे? पाइथन में फंक्शन होंगे? इफ एल्स कंडीशन मान लगेगी, इफ एल्स कंडीशन क्या लगेगी? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होता था, यहाँ पर भी होगा। बस फर्क कहाँ आएगा? सिंटैक्स में। तो हमें क्या समझना है? सिर्फ सिंटैक्स। तो सबसे पहले आपको आना है, हमारे पास एक रेपोजिटरी है, सर जिया ने इसको मेंटेन किया है। सर जिया और जो भी नए सर आए, सर आरिफ, ट्यूसडे वाली क्लास को जो लीड कर रहे हैं। तो अक्सर हमारी क्लास के ऐसे स्टूडेंट भी है जिनकी ट्यूसडे में सिलेक्शन हो गई, तो वहाँ चले गए, और मेजॉरिटी स्टूडेंट हमारे सैटरडे के यहाँ आए। तो हमने करना क्या है? सबसे पहले आपको रेपोजिटरी कहाँ से मिलेगी? सबसे आप आगे सर्च करते हैं यहाँ पर पहला वर्ष। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पर आगे सर्च करेंगे पहला वर्ष, आपको इसके अंदर मिलेगी ये सारे रेपोजिटरी, एजेंटिक एआई, मॉडर्न एआई। अभी जो हमारे काम की है वो ये है लर्न मॉडर्न एआई पाइथन। तो यहाँ पर हमारे पास काफी सारे स्टेप्स समझाने मेंटेन किए हुए। हमारा जो हम जहाँ से पढ़ेंगे आज वो होगा स्टेप 0 पाइथन कॉलम। इसके अंदर भी हमारे पास डिफरेंट स्टेप बने हैं पाइथन के। तो हमें क्या करना है? हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक एक स्टेप को कवर करते हुए आगे जाएंगे। हमारा जो मेन गोल है आज कि हम कवर करने तकरीबन स्टार्टिंग के 6 स्टेप। और जैसा कि मैंने बताया कि पाइथन में हम इस तरह नहीं करेंगे कि आपको एक चीज बताएंगे। हर चीज आपके पास रेपोजिटरी मौजूद है, सारा का सारा कोड इसमें लिखा हुआ है। हमारा जो मेन गोल है, हमें पाइथन कवर करनी है सिर्फ 4 वीक्स के अंदर। 4 वीक्स के अंदर मतलब हमें इस पर 4 क्लासेस से ज़्यादा नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि हमें स्टार्ट से लैंग्वेज नहीं सीखनी, हमें सिर्फ जो समझना है वो क्या है? सिंटैक्स के पाइथन में कोड लिखना कैसे है। बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को आती है। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा अगर कोई कह रहा है कि मुझे नहीं आती ये चीज़ें, तो
गौर करना चाहिए कि भाई मैंने पिछले एक साल क्या किया। पहले क्वार्टर में टाइपस्क्रिप्ट, दूसरे क्वार्टर में नेक्स्ट.जेएस की ये वाली चीज अब समझ आना चाहिए। पहला स्टेप है हमारा गूगल। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि हमारे यहाँ काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो जॉब भी करते होंगे ऑब्वियसली, तो और कुछ लोग ऐसे होंगे जो फुल टाइम कोर्स को दे रहे होंगे। अजी भाई ये बात नहीं कि हम सब चीज़ें नहीं पढ़ाएंगे, तो इसमें ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं जिस भी बंदे ने यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, जिसने टाइपस्क्रिप्ट सही पढ़ी थी, नेक्स्ट जिसकी मैं बात नहीं कर रहा, टाइपस्क्रिप्ट जिसने सही तरह पढ़ी थी, अगर वो फुल टाइम जो लोग फ्री हैं, जो फुल टाइम कोर्स को दे रहे हैं, अगर वो फुल टाइम ये जो अगर वो फुल टाइम इस रेपो को देते हैं, तो मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ, हम पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, आप एक हफ्ते के अंदर अंदर इसमें जो पाइथन की चीज़ें बताई हुई हैं आप खुद से सीख कर इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर देंगे। क्यों? सब चीज़ें सेम है, थोड़ा बहुत सिंटेक्स का फर्क होता है। अच्छा, इसके बाद जो लोग ऑब्वियसली जॉब रहती है और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, कम टाइम दे सकते हैं, अगर दिन का 1 घंटा या 2 घंटे भी दे दें तो उनके लिए भी मैक्सिमम 4 हफ्ते बहुत है कि वो बगैर किसी की हेल्प के खुद से, अगर उन्होंने टाइपस्क्रिप्ट सही पढ़ी थी, वो पाइथन की इस टेक्नोलॉजी को बहुत इजीली अडॉप्ट कर लेंगे, जो दिन का 1 या 2 घंटा मुश्किल ले सकते हैं। जॉब वालों का मैं 1 या 2 घंटा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो जॉब वाले लोग होते हैं ना, वो 1 या 2 घंटा, क्योंकि मैं खुद जॉब कर रहा हूँ, मुझे जब कोई नई चीज़ अडॉप्ट करनी है ना, तो मैं 1 या 2 घंटा जो देता हूँ वो फ्री वाले के मुकाबले में बहुत डिफरेंट होते हैं, क्योंकि जॉब से जो 2 घंटे निकाल के देगा ना, वो बहुत डेडिकेशन से फिर उसको 2 घंटे अपने उस पर इम्प्लीमेंट करेगा। तो इसमें आपको परेशान ना करिएगा कि सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, मेजॉरिटी जो मेन कॉन्सेप्ट है, मेन चीज़ें वो आपको सारी पढ़ाई जाएंगी। उसके अलावा जो उसकी मल्टीपल और स्टेप्स होंगे जो हम आपको डिस्कशन में बताएंगे, वो चीज़ें आप लोग खुद से कवर करेंगे। लेकिन मैं जब आप लोग इस क्वार्टर तक आ गए हैं, माशाल्लाह टाइपस्क्रिप्ट पढ़ ली है, तो मुझे इस चीज़ का यकीन है कि आप सारे इंशाल्लाह 3 से 4 हफ्ते मैक्सिमम या 5 उसमें सब पाइथन की चीज़ें हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो फिर उसके बाद प्रीवाई वगैरह फिर प्रॉपर एआई की तरफ हम चले जाएंगे, तो इजीली प्रॉपरली बस समझ के चीज़ों को करें, और 3-4 हफ्ते बहुत है इसके लिए। ठीक है, तो मैं थोड़ा डराना चाह रहा था, लेकिन बिलाल भाई ने, मैं आपको अपना बताऊं, हम लोग ने जब पाइथन फर्स्ट टाइम पढ़ी थी, हम भी पाइथन का कोई बैकग्राउंड नहीं था हमारा, मेरा पर्सनली तो कोई बैकग्राउंड नहीं था। सर ज़िया ने बताया कि हम यही के लिए पाइथन पढ़ेंगे, ठीक है, और ये ऐसी रेपो हमें भी मिली थी, लिटरली 6 से 8 घंटे में रेपो खत्म कर दी थी, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट पढ़ी हुई थी, और आप सबका भी वही लेवल है जो इस वक्त मेरा था। तो अगर आप लोग ध्यान से इसको लेके चलेंगे तो किसी को भी कोई मुश्किल नहीं आएगी इसमें। आगे भाई, बस ये कि लैंग्वेज का ना सिंटेक्स बनाना चाहिए। सिंटेक्स एक बार क्लियर हो गया तो बाकी चीज़ें आसान है। तो सबसे पहले हमें पाइथन का कोड एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। या तो हम पाइथन को लोकली अपने पास इंस्टॉल कर लें अपने पीसी में और वहाँ से उसको चला लें, या तो हमारे पास एक चीज़ है गूगल कोलैब। गूगल कोलैब पहले किसने यूज़ किया और पाइथन लोकली किसने इंस्टॉल कर लिया? तो सबसे पहले हम आज जो काम करेंगे वो हम करेंगे गूगल कोलैब पे। हम अभी इंस्टॉलेशन वाली साइट पे नहीं जा रहे। अब ये पाइथन का गूगल कोलैब क्या है, आपने सिंपल यहाँ पर आके सर्च कर लेना है गूगल कोलैब। अब आप नीचे आएंगे तो पहली वेबसाइट, पहली तो नहीं,
छोड़ के आप अगर यहाँ पर आए गूगल कोलैब, इस पे करना है आपने क्लिक। अब हम कोड यहाँ पे क्लिक, हम लोकली इंस्टॉल क्यों नहीं कर रहे ये हम अभी समझते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। सबसे पहले आपके पास पहला ऑप्शन है ओपन कोलैब और दूसरा ऑप्शन कौन सा है? न्यू नोटबुक। आपने जनरेट करनी है यहाँ पर न्यू नोटबुक। अब मुझे एक चीज बताया कि जब हम टाइपस्क्रिप्ट पढ़ रहे थे तो टाइपस्क्रिप्ट जब हम अपने एडिटर लिखते थे हम अपनी फाइल की एक्सटेंशन क्या रखते थे? .cs। इसी तरह जब हम पाइथन में कोड एग्जीक्यूट करेंगे तब हम अपनी कोड का भाई एक्सटेंशन क्या रखेंगे फाइल .py। अब हम यहाँ जो है भाई सबसे पहले गूगल कोलैब हमारे पास एक टूल है जो भी गूगल की तरफ से प्रोवाइड किया गया है कि भाई आप यहाँ आके अपना सारा पाइथन का कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो बिना किसी सेटअप। करना क्या है? सिंपल आपको गूगल कोलैब सर्च करना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन आ होते हैं, सबसे पहला कोड और दूसरा टेक्स्ट। यहाँ पर होती है कोडिंग सेल वाइज। सेल वाइज से बोला कि जब भी हम जावास्क्रिप्ट में कोड एग्जीक्यूट करते हैं तो सारा का सारा वो एक ही फाइल में आ रहा होता है। इसमें क्या है कि अगर हमें अपना कोड पीस में चलाना है, मतलब एक स्मॉल पीसेस में चलाना है, तो हम क्या कर सकते हैं इस सेल का सहारा लेके अपना कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सबसे पहला काम करना क्या है? आपने सर्च करना है गूगल कोलैब। उसके बाद आगे आपने जनरेट करने क्या नोटबुक। उसके बाद इस नोटबुक को कनेक्ट करना है किसी सीपीयू से। सीपीयू से मुराद कि पहले तो हम अपना कोड एग्जीक्यूट करते थे अपने लैपटॉप के अंदर, लेकिन अब हम अपना कोड इतना एग्जीक्यूट कर रहे हैं गूगल के सर्वर से। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इस वाले गूगल कोलैब नोटबुक को कनेक्ट करना पड़ेगा गूगल के सर्वर से और पहले क्लाउड से। तो आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा कनेक्ट। तो सिंपल आप कनेक्ट यहाँ पर क्लिक कर दें कनेक्ट पे। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक पीछे वाला को ये चीज ये थोड़ा सा टाइम लेंगे हमारे पास कनेक्टिंग के लिए। तो जब ये कनेक्ट हो गए तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि भाई रैम हमें असाइन हुई 1 GB और हमें हार्ड डिस्क असाइन हुई 50। अब क्या करना है हमें? सिंपल हम यहाँ पर कोड का सेल यूज करके हम यहाँ पर अगर कोड वाले पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर हमारा जनरेट होगा कोड का सेल। इसके अंदर हम पाइथन का कोई सभी कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और अगर हमारे पास हमें इसी सेल को डिलीट करना हो तो ये ऑप्शन आ रहा है डिलीट का, राइट साइड में आ रहा है, तो हम इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर कुछ प्रिंट करा के लिख लेते हैं। जावास्क्रिप्ट में हमारे पास कोई भी वैल्यू हमें प्रिंट करानी होती थी तो क्या करते थे हम? console.log। तो पाइथन में क्या होगा? प्रिंट। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ प्रिंट, उसके बाद हम चला रहे हैं यहाँ पर हेलो। अब गूगल कोलैब में कोड रन करने का तरीका क्या होता है? सिंपल है, जो हमारे पास प्ले का बटन आ रहा है ये वाला लेफ्ट साइड में, हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा कोड क्या हुआ? एग्जीक्यूट हो गया। तो सिंपल हमने क्या किया? अगर हम एक बार रिवाइज कर लें गूगल कोलैब में कैसा है। सिंपल हमें सर्च करना है गूगल कोलैब। जैसे ही गूगल कोलैब पे आएंगे हमें जनरेट करने की हमें क्रिएट करने की नोटबुक। हम यहाँ पर लिख लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा? अच्छा, एक सवाल आ रहा है, नॉर्मल सा ऐसे स्टूडेंट भी सवाल आता है भाई हमने क्वार्टर वन में टाइपस्क्रिप्ट पढ़ी, नेक्स्ट पढ़ी, हमने VS Code में सारा काम किया था, अभी पाइथन के लिए हमें कोलैब की जरूरत क्यों पड़ रही? आप में से किसी को कोई आइडिया है इसका?
हाँ, काफ़ी हद तक आपका जवाब सही है, लेकिन हाँ है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक चीज़ की एडिशन भी है। आपका सही है। क्लाउड पे डेटा सब है? क्लाउड पे सब सेव होता है डेटा सब। क्लाउड पे सब सेव होता है, कहने आप ये भी सही है, करीब करीब है, लेकिन इसकी एक वजह और भी होती है। ठीक है, जीपीयू देता है। इनका जवाब काफ़ी बेहतर कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, क्योंकि हम अभी थोड़ा सा इस कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद कुछ डायग्राम भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर हम कोड करने को तो हम लोग VS कोड भी कर सकते हैं। जो सेल्स बन रहे हैं यहाँ पर कि हम कहेंगे पहले ना इनको एक और सेल बना के दिखाएं, ताकि इनको पता चले कि सेल्स के एग्जीक्यूशन में इसका मकसद क्या है। अच्छा, तो अभी आपको ये नजर आ रहा, आप देखिए हम लोगों ने सबसे पहले प्रिंट करवाया हेलो वर्ल्ड, फिर उसके बाद दूसरा सेल बनाया, उस पर हमने लिखा हेलो पाइथन, और फिर जो तीसरा सेल बना उस पर हमने लिखा हेलो माइचेक। लेकिन आप ये देखें कि जब हमने तीसरे वाले सेल को बनाकर प्ले का बटन दबाया तो सिर्फ उस सेल का कोड एग्जीक्यूट हुआ, उससे ऊपर वाले सेल को उससे कोई मतलब कोई उसमें चेंज नहीं आया, ना उससे जो आउटपुट आना था वो जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो भी नहीं आया। तो सेल्स में कोड करने का एक रीजन ये होता है कि कभी कभी हम लोग जैसे अक्सर टाइपस्क्रिप्ट में नेटस में कोड करते थे तो हम क्या करते थे, जो कोड नहीं चलाना हम उसको या तो कमेंट करते थे या हटा देते थे। तो सेल्स का एक ये फायदा है कि भाई हम कोड अपना चंक्स में लिख दें, जो कोड चला के अपना आउटपुट देखना है हम सिर्फ उसको रन कर सकें, बकाया को ना कर सकें। ये सेल्स का एक फायदा है। लेकिन सेल्स वाला काम हम VS कोड में भी कर सकते हैं। जुपिटर नोटबुक के नाम से एक चीज है, हम उसके थ्रू ये काम VS कोड में भी अचीव कर सकते हैं। जो कोलैब की तरफ जाने का एक मेजर रीजन है वो अली भाई अभी इस कोड की एग्जीक्यूशन करके कुछ चीजें आपको बताएंगे, फिर हम आपको डायग्राम दिखाएंगे जो मेन रीजन है कोलैब की तरफ जाने का, वो उसमें बताएंगे कि भाई हम कोलैब पे क्यों जा रहे हैं, क्यों जो हमारा VS कोड है अभी हम उस पर कोड नहीं कर रहे और हम कोलैब पे कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा इनिशियल लेवल है। जी ठीक है, तो गूगल कोलैब का पहला फायदा कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमें जो कोड रन कराना है हम सिंपल एक सेल के अंदर रखें, और सेल कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पर टॉप पे आपके पास का ऑप्शन आ रहा है कोड का, और अगर आप यहाँ पर भी है बिल्कुल सेल के नीचे यहाँ पर सिर्फ आप अपना कर्सर लेकर आएंगे तो यहाँ पर भी ऑप्शन आ रहा है कोड, और दूसरा क्या आ रहा है टेक्स्ट। जैसे ही आप कोड पे क्लिक करेंगे तो होगा क्या, आपके पास एक सेल जनरेट हो जाएगा जिसके अंदर हम अपना कोड लिख के उसको सिंपल रन करा सकते हैं। ये था पहला फायदा। दूसरा फायदा ये है कि हम जब अपने पास कोड करते थे अपने एडिटर के अंदर, हम वहाँ पे कमेंट्स डालते थे। कमेंट्स कैसे डालते हैं, अब गूगल कोलैब में अगर हमें ये काम करना हो, मिसाल के तौर पे अगर हम इस 3 चीज़ों को डिलीट करें, डिलीट करने का तरीका क्या है, सेल का राइट साइड पर आ रहा है डिलीट का ऑप्शन, तो हम इसे यहाँ से डिलीट करें, इसे भी डिलीट करें, और यहाँ पर हमें अगर एक सेल से पहले कमेंट डालना हो कि भाई आप क्या करो, सिंपल यहाँ पर प्रिंट करा दो, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब ये बन गया एक मैसेज। तो अगर हमें कोई भी टेक्स्ट देना हो उसके लिए हमारे पास कौन सा सेल जनरेट करवाएंगे, टेक्स्ट वाला। अगर कोई हमें कोड एग्जीक्यूट करवाना हो, कोड रन करवाना हो, उसके लिए कौन सा सेल जनरेट कराएंगे, कोड। अब इस टेक्स्ट को अगर मुझे टॉप पे लाना, देखिए पहले मेरा कोड वाला सेल
बन गया और उसके बाद मेरा नीचे मैसेज आया। तो अब अगर मुझे क्या करना हो, इस टेक्स्ट वाले सेल को ऊपर डालना, तो इसके लिए क्या करूँगा? तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास में पहले वाले एक टॉप एरो वाला है, मतलब बॉटम एरो आ गया। तो हम क्या करें, अगर इसको ऊपर डालें तो क्या प्रिंट हेलो वर्ड ऊपर आ गया और उसके बाद हमारा कोड वाला सेल नीचे आ रहा है। तो जब भी कोई कोड एग्जीक्यूट करवाना है उसके लिए हम कौन सा सेल जनरेट करवाएंगे? कोड। अगर हमें कोई टेक्स्ट जनरेट करवाना होगा तो उसके लिए हम कौन सा सेल जनरेट करवाएंगे? टेक्स्ट। अब इस टेक्स्ट के अंदर जैसे आप आए तो यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। सबसे पहले कि आप अगर टेक्स्ट को बोल्ड करें तो हमारे पास बी का ऑप्शन आ रहा है। तो हम जैसे ही करेंगे तो हमारे पास आ गए भाई डबल स्टार। अब जो भी इसके अंदर कोड एग्जीक्यूट होगा वो किस में आ रहा है भाई? वो टेक्स्ट थोड़ा बोल्ड हो जाएगा। उसके अलावा हम यहाँ पर अपने टेक्स्ट को इटैलिक भी कर सकते हैं। इटैलिक के लिए क्या है कि आप लगाए यहाँ पर सिंगल स्टार। अब HTML पढ़िए हम सब। HTML में हमारे पास डिफरेंट हेडिंग्स होती है। H1 क्या होती थी? सबसे छोटी हेडिंग, सबसे बड़ी हेडिंग। और H3 क्या होती थी? H1, H2, H3 कहाँ आती थी? H1 और H2 के बाद। अब यहाँ पर जो हमारे पास सिंटेक्स फॉलो हो रहा होता है वो सिंटेक्स होता है मार्कडाउन सिंटेक्स। अब मार्कडाउन में क्या होता है कि अगर मुझे यहाँ पर प्रिंट हेलो वर्ड लगाना और मुझे इसको बताना है कि भाई ये हेडिंग मेरी सबसे बड़ी है, तो उसके लिए क्या करूँगा? तो कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं आ रहा। तो मार्कडाउन सिंटेक्स में क्या होता है, आप इससे पहले लगा दें हैश। देख रहे हेडिंग बड़ी हो गई। यही चीज अगर आप यहाँ पर आके यहाँ पर आए और हमें आना है यहाँ पर गूगल कोलैब, जो रेपोजिटरी आपको दी हुई है। अगर आप इसके अंदर भी देखें तो नीचे आपके पास आ रहा है मार्कडाउन सिंटेक्स। तो सबसे पहले मार्कडाउन की बेसिक्स में क्या है कि अगर आपको सबसे बड़ी हेडिंग चाहिए H1 तो उसके लिए क्या यूज करेंगे आप? अगर उससे छोटी हेडिंग चाहिए H2 तो क्या यूज करेंगे आप? डबल हैश। डबल हैश से क्या होगा? H1 से छोटी हेडिंग और इसके बाद अगर हमने एग्जांपल के लिए H2 के। इसी तरह अगर टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो क्या है हमारे पास? टेक्स्ट को इटैलिक करना हो, इटैलिक मतलब थोड़ा सा स्टाइल करना हो, तो उसके लिए क्या है हमारे पास? स्टार। और अगर हमें लिस्ट बनानी है, लिस्ट कैसे बनाएंगे? तो हम कौन सा यूज करेंगे यहाँ पर? अगर हम यहाँ पर बना के भी देख लें तो ये तो शायद हमें मिलती भी है बाय डिफॉल्ट। तो लिस्ट के लिए ये वाला आपके पास कहाँ आ रहा है? ऐड बुलेट लिस्ट। अच्छा, यहाँ पर स्टार यूज कर रहा है। हमने तो अभी देखा क्या क्या है भाई यहाँ पर? हाइफन। क्या हाइफन चले गए? तो हाइफन से भी सेम चल रहा है। और अगर आपने स्टार लगा दिया बुलेट स्टाइल यहाँ पर एक ऑप्शन दिए तो उससे भी सेम काम ही होगा। इसी तरह हमारे पास नंबर वाली लिस्ट भी है। अगर हमें नंबर वाली लिस्ट यूज करनी है तो सिंपल क्या यूज करना है हमें? नंबर। तो ये मार्कडाउन सिंटेक्स है। आप लोगों ने अक्सर कहाँ पर देखा होगा? कोड देखते हैं आप लोग अक्सर जैसे आपको कोई रेपोजिटरी दे देते हैं, उसकी readme.md की फाइल होती है। readme.md की फाइल में सब डिफाइन किया होता था। उसके अंदर में जो सिंटेक्स फॉलो हो रहा था वो होता है मार्कडाउन सिंटेक्स। तो अभी के लिए हम इसे हटाते हैं। अब हम आते हैं दूसरे मेन पर कि हम गूगल कोलैब पे क्यों आए। कोड तो हम जाहिर अपने एडिटर में करेंगे, लेकिन कुछ हमारे पास सिंटेक्स ऐसे आते हैं कि हमें गूगल कोलैब की जरूरत पड़ जाती है। अब मुझे कौन बताया है कि CPU और GPU में क्या फर्क है? CPU और GPU में सिस्टम पता है होते क्या? सबसे पहले CPU जी CPU क्या होता है? तो मुझे भी पता फुल फॉर्म नहीं पता नहीं।
KLJ4452। वो गेट के आगे जिसने भी लगाई गई वो जाकर बाइक हटा दे, वरना जब छुट्टी में जाएंगे आपको बाइक नजर नहीं आएगी, उठाने से मिलेगी। तो KLJ4452 जिसकी बाइक है वो जाके पार्किंग में लगा के आ जाए, गेट के सामने से हटा दे। भाई अगर किसी को नंबर याद है तो देख लीजिए KLJ4452 पाकिस्तान के लंदन में नाम उसकी नंबर प्लेट पे। अगर किसी की है ये बाइक तो आप लोग जाके कहेंगे वहाँ से हटा दें, अभी कॉल आई है, वरना फिर ये होगा कि ढोल हटा दें। तो CQ भाई वो पीछे वाला है, आप बता रहे चश्मे वाला जी, आप खड़े होकर बता दें जोर से आवाज आ रही है। GPU और कोई गर्ल्स में से कोई बताना चाहे CPU के बारे में? CPU क्या होता है? कोई भी नहीं है गर्ल्स में जी। CPU GPU क्या है? हमारे जो आसान हो जाता है जी। स्मॉल कैपिटल आसान है ये अपना, लेकिन गूगल कर लेंगे। रहमान भाई ने दिया, आपने थोड़ा दिया। कब तक 1 2 3 अच्छा CPU देखा जाए तो नॉर्मली हमारे पास कंप्यूटर्स होते हैं उसी पे GPU में देखा जाए तो जो फुल फॉर्म है वो तो चलना ठीक है, प्रोसेसिंग यूनिट है, बट वो पैरेलल प्रोसेसिंग में चल रहा है। जिसकी एग्जांपल शायद काफ़ी लोगों ने कोई वीडियो देखी हो, वरना मैं सेम वही एग्जांपल नोट करूँगा कि इमेज है कोई भी, उसका एक पिक्सल है। अब CPU क्या करेगा कि एक पिक्सल एट अ टाइम बनाएगा, फिर अगला पिक्सल, फिर एंड सो ऑन, फिर लास्ट पिक्सल। पैरेलल प्रोसेसिंग में क्या होता है कि वो हर पिक्सल एक ही टाइम पे सारा बन जाता है। उसका फायदा देखा जाए, लेट्स से एक एग्जांपल रिकॉर्ड ले लेते हैं कि एक वेव है या एक कोई कंप्यूटर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जिसके कोई बहुत सारे वेव हो सकते हैं उस पॉइंट तक पहुंचने के। तो CPU क्या करेगा, हर रास्ते पर जाएगा, एंड तक चेक करेगा कि वो सही है या नहीं है, फिर वापसी, फिर दूसरा एंड सो ऑन, 1000 वेज है तो 1000 चेक करेगा बैठकर। ग्राफिकल उसमें क्या होगा GPU में कि वो 1000 है तो 1000 एट अ टाइम में प्रोसेस होंगे और आपको बहुत ज़्यादा जल्दी रिजल्ट मिल जाता है उसके थ्रू। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं, अक्सर जो हम लैपटॉप यूज कर रहे होते हैं, लैपटॉप में क्या लगा होता है, CPU या CPU फास्ट होता है GPU से, GPU फास्ट होता है CPU फास्ट होता है, GPU या CPU? GPU। तो मुझे क्या जरूरत पड़ी कि मैं अपने लैपटॉप पर CPU लगा के हूँ, मैं बार GPU लगा के हूँ, GPU फास्ट है, तो अभी तक लैपटॉप में CPU लगा हुआ क्यों आता है? ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि CPU को रिप्लेस कर दें और हर कोई अपने लैपटॉप में क्या लगा ले, GPU। क्या लगा बैटरी सही है, ये फैक्ट है, लेकिन वजह ये नहीं है। GPU जो होते हैं भाई, अगर कोई गेमिंग वाले भाई हैं हमारे, वो GPU जो होते हैं हमारे पास बहुत महंगे महंगे आते हैं बनस्बत इसके CPU। अब अगर हम CPU और GPU को
लगी नहीं, डायग्राम ऊपर मैंने दिखाई नहीं। मुझे एक बात है, नहीं हुआ अभी तक। मिसाल के तौर पे मेरा घर बन रहा है, घर बनने में मैंने लगाया मेरे पास तकरीबन 4 से 5 मजदूर। होगा क्या कि घर बनाने के लिए जो सबसे बेसिक चीज होती है वो होती है घर के ब्लॉक्स, जिसे हम कहते हैं ईंटें। अब होगा क्या अगर मैं इस तरह करूँ कि मजदूरों को कहूँ कि आप गली के उस कोने पे जाओ या आप उस तरफ जाओ, वहाँ से सारे ब्लॉक्स उठाओ, फिर वापस आओ, फिर ब्लॉक्स लेने जाओ, फिर वापस आओ। हो क्या रहा है, पहले वो जाएगा फिर वापस आएगा। तो ये वाला जो हमारे पास काम होता है वो होता है सीपीयू। सीपीयू क्या करता है, एक टाइम पे एक ही काम करेगा, एक टाइम पे एक से ज्यादा काम सीपीयू नहीं कर सकता। लेकिन जीपीयू के पास ये पावर है कि वो पैरेलल में क्या कर सकता है, मल्टीपल काम कर सकता है। एक टाइम पे काफी सारे काम जीपीयू कर सकता है। लेकिन हमें सीपीयू की नीड अभी भी क्यों पड़ रही है? सीपीयू हमारे लैपटॉप में, पीसी में इसलिए होता है, सीपीयू के पास ये पावर होती है कि वो हमारे कॉम्प्लेक्स टास्क को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है। लेकिन जीपीयू के पास इतनी अच्छी पावर नहीं होती, उसके कोड इतने मजबूत नहीं होते। जीपीयू क्या करता है, सिंपल जो काम रिपीट हो रहे हैं उस काम के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो हमारे पास एक टाइम पे जो एक ही काम हो रहा है और जो हमारे कॉम्प्लेक्स टास्क है वो कौन परफॉर्म कराएगा अच्छे से? जीपीयू। अगर आप इस डायग्राम में है तो इस डायग्राम से आपको क्या समझ रहा है? डायग्राम मुझे अच्छी नहीं है लेकिन आपको समझ जाइएगा इस डायग्राम में क्या हो रहा है। सबसे पहले जो हमने एग्जांपल ली कि भाई ये रहा, ये है सीपीयू है, तो सारे के सारे ब्लॉक्स यहाँ पे पड़े हुए। तो वो क्या रहा है, सीपीयू क्या करेगा, एक ही टाइम पे क्या कर सकता है, वो हमारे सारे ब्लॉक्स लेके जाएगा और उसके बाद बाकी ब्लॉक्स बनाने के लिए वापस भी आएगा। तो सीपीयू ऐसा नहीं कर सकता था कि भाई यहाँ पर एक टाइम पे अपना काम डिवाइड कर सकता। मैंने 4-5 बंदे भी होते तो एक टाइम पे सबको यही स्टेप फॉलो करना होता हमारे कौन से पैटर्न के ऊपर, सीपीयू वाले पैटर्न के ऊपर। क्यों? क्योंकि सीपीयू के पास एक ही चीज है कि वो एक टाइम पे क्या कर सकता है, एक ही टास्क परफॉर्म करा सकता है। लेकिन सीपीयू कॉम्प्लेक्स टास्क को आसानी से हैंडल कर सकता है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर इसके हाथ में कितने ब्लॉक्स हैं? 2। तो ये जाएगा, पहले अपना काम कंप्लीट करेगा, फिर वापस आएगा, फिर दोबारा 2 ब्लॉक्स उठा के वापस आएगा। क्यों? क्योंकि सीपीयू क्या करता है, एक टाइम पे एक ही काम। तो ये वाली एग्जांपल है हमारी सीपीयू की। अब अगर हम आते हैं जीपीयू, अब जीपीयू क्या करता है? जीपीयू का काम ये है कि हमने क्या किया, सबको काम करा दिया। इससे हुआ क्या, हमारा काम फास्ट हो गया, पैरेलल में सारे बंदे काम कर रहे हैं, लेकिन अब इनके हाथ में ब्लॉक लेके आ कितने? एक ब्लॉक है, हर बार ये सेम फ्लो चलेगा। जीपीयू के पास इतनी पावर नहीं होती कि वो हमारे कॉम्प्लेक्स टास्क को आसानी से परफॉर्म करा सकते। कॉम्प्लेक्स टास्क जो हमारे परफॉर्म करता है वो कौन करता है? सीपीयू। जीपीयू के पास क्या पावर होती है कि वो पैरेलल में काम कर सकता है, हमारे सिंपल और जो काम रिपीट हो रहे हैं वो करवा सकता है। अब मुझे बताएं इस केस में सीपीयू वाली चीज ज्यादा फास्ट चलेगी या जीपीयू वाली? सीपीयू या जीपीयू? सीपीयू। इस तरह सोचें कि हमने ये जो लाइन है ना, यहाँ पर ब्लॉक पड़े हुए, हर बंदे को काम पे लगा दिया, वो एक एक ब्लॉक करके हम उसको तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सीपीयू क्या कर रहा है, एक बार आता है, 2 ब्लॉक उठाता है, वहां जाता है, फिर वापस आता है, फिर 2 ब्लॉक उठाता है, फिर वहां जाता है, फिर वापस आता है। तो इस केस में सीपीयू ज्यादा फास्ट है, जीपीयू ज्यादा फास्ट है? जीपीयू ज्यादा फास्ट है। क्यों? क्योंकि जीपीयू में भाई हमारे जितने भी कोड्स हैं सारे एक टाइम पे काम पे लगे हुए हैं, पैरेलल में टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन सीपीयू में क्या है, एक टाइम पे एक ही काम। अब सीपीयू हमारे इस वाले एग्जांपल में काम आएगा, लैपटॉप वाले हमारे जो ब्राउजर होते हैं, हमारे ब्राउजर को कौन हैंडल करता है, सीपीयू या जीपीयू? सीपीयू। इसी तरह जो भी हमारे कंप्यूटर के टास्क है उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास आता है सीपीयू। अब अगर हम यहाँ पर हमने लिखा हुआ भी है, सीपीयू के पास क्या है कि भाई
क्या करेगा, एक टाइम पे एक ही टास्क परफॉर्म करेगा 1 एट अ टाइम। दूसरी चीज क्या है यहाँ पर, बेस्ट फॉर कॉम्प्लेक्स टास्क। सीपीयू जो है हमारा कॉम्प्लेक्स टास्क को आसानी से हैंडल कर लेता है। अक्सर जनरल यूज में होता है हमारे सिस्टम ऑपरेशन के लिए, हमारे जितने भी सिस्टम के टास्क होते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए हमारे कौन सी चीज यूज होती है, सीपीयू। अब जीपीयू का काम क्या है, तो अब अगर हम यहाँ पर देख लें, पहला काम क्या है, पहला टास्क क्या है, एग्जीक्यूट मैनी टास्क इन पैरेलल में काफी सारे टास्क परफॉर्म करा सकता है। दूसरा पॉइंट में आइडियल फॉर सिंपल, और दूसरा उसके बाद क्या लिखा हुआ है, रिपीटेटिव टास्क। कॉम्प्लेक्स टास्क को जीपीयू उतने अच्छे से हैंडल नहीं कर सकता, हमारे लिए सिंपल और काम रिपीट हो रहा है उसके लिए जीपीयू बेस्ट है। अगला काम यहाँ पर हमने क्या किया भाई, ट्रांसफर ब्लॉक्स इजीली, जितने भी ब्लॉक्स हमने एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफर करने थे वो आसानी से हो जाएगा। चौथा पॉइंट है, जीपीयू यूज कहाँ पर होता है, एआई, दूसरी चीज गेमिंग, और तीसरी चीज वीडियो प्रोसेसिंग। एआई में कैसे यूज हो रही है, हमारे जो मॉडल ट्रेन होता है किस तरह होते हैं कि हमारे पास हर बार डेटा आ रहा होता है, हम उस डेटा को भाई मॉडल को बता रहे होते हैं कि ये डेटा है, और सेम काम बार बार परफॉर्म करा रहे हैं। तो डेटा हमारे मॉडल को ट्रेन कराने के लिए अगर मैं आपसे पूछूं सीपीयू ज्यादा बेस्ट है, जीपीयू ज्यादा बेस्ट है, सीपीयू या जीपीयू? क्यों? क्योंकि जीपीयू भाई हमारे सिंपल टास्क को, डेटा जो उसको समझाना है, ये वाला काम आसानी से हैंडल कर सकते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा कि अभी ये पिछले 2 सालों में एआई की हाइप इतनी क्यों बढ़ गई, एआई तो पहले भी थी, अब ऐसा क्या हो गया कि एआई की हाइप इतनी बढ़ गई, एक से एक मॉडल आ रहा है, पहले चैट जीपीटी, फिर उसके बाद डीपसीक। ये क्यों हो रहा है? पहले जमाने में हमारे पास इतने अच्छे जीपीयूज नहीं होते थे, अगर हमें कोई अच्छा मॉडल ट्रेन कराना था तो उसके लिए हमें टाइम रिक्वायर्ड होता था 3 से 4 साल या 5 साल। लेकिन अब कंप्यूटिंग की दुनिया में चीजें इतनी फास्ट हो गई है, एनवीडिया को मैंने आपने सुना होगा, इतने फास्ट उन्होंने भाई हमारे पास सीपीयू निकाल दी कि मॉडल ट्रेन करना अब बहुत आसान हो गया। चैट जीपीटी था, उसके बाद अभी एक नया मॉडल आया, कौन सा, डीपसीक। तो मॉडल ट्रेन करना एआई वाली हाइप इसलिए बढ़ी है क्योंकि हमारे पास कंप्यूटिंग पावर बहुत आ गई है, हम अपने मॉडल्स को बहुत अच्छी तरह ट्रेन करा पा रहे हैं, किसकी वजह से, जीपीयू की वजह से। अब सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद जीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्राफिक, उसके बाद प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद हमारे पास होती है तीसरी चीज, टीपीयू। टीपीयू का किस को होता है, टीपीयू का किस को होता है, टीपीयू का आइडिया किसी नाम सुना पहले, सुना क्या होता है, ठीक है, अच्छा। तो टीपीयू हमारे पास सिंपल इस तरह समझे कि काम सारे करने होते हैं वो जीपीयू वाले, लेकिन टीपीयू जो है हमारे पास वो स्पेसिफिक एआई के लिए बनाया गया है, हमारे मशीन लर्निंग के लिए, हमारे डेटा को, हमारे मॉडल्स को बताने के लिए कि भाई आपके पास ये डेटा आएगा, और ये जीपीयू से बहुत ज़्यादा फास्ट। टीपीयू क्या है, सिंपल टास्क के लिए, एआई के लिए बनाया गया है कि हमारे मॉडल की जो भी ट्रेनिंग होती है वो हम किसके जरिए करते हैं, टीपीयू के जरिए। टीपीयू भाई गेमिंग के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता है, ये स्पेसिफिक किसके लिए बनाया गया था, एआई के लिए। तो सीपीयू और जीपीयू का समझ आया, सीपीयू क्या होता है, सीपीयू क्या होता है भाई, सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग यूनिट। किसके लिए बेस्ट है, एक टाइम पे एक ही टास्क परफॉर्म करेगा, बेहतरीन किसके लिए, हमारे कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म करने के लिए। जब भी कॉम्प्लेक्स टास्क की बात आएगी, बेस्ट परफॉर्मर आपको कौन होगा, सीपीयू। लेकिन जीपीयू का फायदा क्या है, जीपीयू क्या कर सकता है, ऐसे काम जो हमारे पास सिंपल हो और बार बार रिपीट हो, उस केस में हमारे लिए बेहतर कौन है, जीपीयू।
क्योंकि जीपीयू के पास ये पावर है कि वो पैरेलल में बहुत सारे काम कर सकते हैं। पैरेलल में मतलब एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं। सीपीयू के पास ये पावर नहीं है। सीपीयू एक टाइम पे एक ही काम करेगा, जीपीयू एक टाइम पे बहुत सारे काम कर सकते हैं। इस वजह से फास्ट है। और हमारे पास अगर वो सिंपल और टास्क कंप्लीट हो रहे हो तो उस स्टेज में हमारे पास जीपीयू बेहतर है। एआई गेमिंग और वीडियो प्रोसेसिंग के लिए अक्सर हमारे पास क्या यूज होता है, जीपीयू। ये सीपीयू जीपीयू वाली गेम समझे। अब इतनी लंबी हमने की क्यों? अक्सर लैपटॉप ऐसे होते हैं हमारे पास कि जिसमें ऑलरेडी जीपीयू होता है, वरना आप बाद में लगवा भी सकते हैं। लेकिन हम हैं भाई पाकिस्तानी, हम नहीं चाहते कि पैसे खर्च करें, तो गूगल कोलैब भी हमें जीपीयू प्रोवाइड करता है फ्री में। तो अगर हम यहाँ पर आए तो हमें यहाँ पर जीपीयू की सपोर्ट मिलती है। हम यहाँ से जीपीयू कनेक्ट कर सकते हैं। और ये क्यों करना है कि ऐसे काम कि एआई वाला काम हमारे पास हम करेंगे तब देखेंगे, अभी हम उस बेस्ट नहीं जा रहे। तो ऐसे काम कि हमें कोई एआई वाली चीज़ें करवाना है या कोई मॉडल से चीज़ करवाना है, तो उसके लिए हमारे पास बेस्ट परफॉर्मेंस कौन होगा, जीपीयू। और गूगल कोलैब हमें जीपीयू फ्री में प्रोवाइड करता है। लिमिट होती है, लेकिन हमारे अक्सर काम उस जीपीयू के जरिए हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं भाई थोड़ा बहुत सीपीयू जीपीयू समझ आया होगा।